Subscribe now and press the bell icon. नमस्कार शिक्षक साथियों और प्यारे बच्चों, अभी जो राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा कक्षा 10 में गणित का पाठ्यक्रम कुछ कम किया गया है। अब क्या कम हुआ है, किस में से क्या आएगा, किस में से क्या नहीं आएगा, कौन से पार्ट में से कितने नंबर का प्रश्न आएगा, तो ये सब बच्चों में कन्फ्यूजन वाली बात है। तो इसके लिए मैंने ये वीडियो तैयार किया है। इसमें पूरे विस्तार से ये जानकारी दूंगा मैं कि कौन से पार्ट से क्या नहीं आएगा और क्या अपन को पढ़ना है और क्या अपन को नहीं पढ़ना है। तो यहाँ पे अपन देख रहे हैं कि जो पाठ्यक्रम कम किया गया है उसमें अपन लोग देख पा रहे हैं कि जो कक्षा 10 के लिए गणित के लिए बात कर रहा हूँ मैं, तो चैप्टर जो 1 है उसमें 1.4 अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण ये वाला पार्ट कम किया गया है। फिर 1.5 परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण ये कम किया गया है। चैप्टर 2 से 2.4 बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम ये कम किया गया है पार्ट। चैप्टर 3 से 3.3 रेखिक समीकरण युग्म का ग्राफीय विधि से हल ये वाला हटाया गया है इस वर्ष 2022 के एग्ज़ाम के लिए। ये छमाही के एग्ज़ाम में भी ये सब नहीं आएगा पेपर में। फिर ये 3.5 दो चरों के रेखिक समीकरण के युग्म में बदलने जा सकने वाले समीकरण इनको हटाया गया है। चैप्टर 4 में 4.4 द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल ये वाला हटाया गया हिस्सा। चैप्टर 5 में 5.4 एपी के प्रथम n पदों का योगफल निकालने वाले जो सवाल हैं, योगफल हटाने वाला जो उसमें हिस्सा है वो हटाया गया है। और इस चैप्टर 6 में 6.4 त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटी ये हटाया गया है। 6.5 में समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल ये हटाया गया है। चैप्टर 9 में त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग ये वाला चैप्टर हटाया गया है। चैप्टर 11 में 11.3 किसी वृत्त पर स्पर्शरेखाओं की रचना ये हटाया गया है। चैप्टर 13 पर 13.5 शंकु का छिन्नक ये वाला हटाया गया है। चैप्टर 14 में 14.5 संचयी वारंवारता बंटन का आलेखी निरूपण ये वाला हिस्सा हटाया गया है। अब अपन लोग ये देख लेते हैं यहाँ पर जो बात आती है कि चैप्टर को किस तरह से रिड्यूस किया गया है वो अपन लोग यहाँ पर जान लेते हैं। तो अपन लोग किताब में चलते हैं और 10वीं की किताब जो है उसमें अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर उसमें क्या किस तरह से ये पार्ट हटाए गए हैं। तो एनसीईआरटी का जो मैथ है 10वीं का उसमें हाई स्कूल 2022 के लिए जो पेपर आना है मैथ का, उसमें कौन कौन से जो चैप्टर हैं उन चैप्टर्स में से जो हिस्से हैं उनको हटाया गया है और वहाँ से प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। तो यहाँ जो पहला वाला जो पार्ट है अध्याय 1 है वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याओं में जो ये जो 1.4 है अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण, इस वाले हिस्से को हटाया गया है। तो इस वाले हिस्से को हटाया गया है तो अपन को इसमें क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है वो अपन को यहाँ पे देखना है। तो अपरिमेय संख्याओं का जो पुनर्भ्रमण है उसमें अपन को संख्याओं का पुनर्भ्रमण हटाया गया, तो उसमें क्या चीज़ पेपर में नहीं आएगी। चलिए अब वो देखते हैं अपन लोग क्या चीज़ पेपर में नहीं आएगी। तो यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि जो अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण है कक्षा 10 में आप 9th में आपको अपरिमेय संख्याओं के अनुगुणों परिचित कराया गया था, लेकिन ये अपरिमेय संख्याओं का पुनर्भ्रमण का मतलब होता है कि अपरिमेय संख्याएं जो हैं उनका प्लॉटिंग संख्या रेखा पर, और उसके बाद अपरिमेय संख्याओं संबंधित सवाल, इस तरह के सवाल भी पेपर में पूछे जाते रहते थे। पहले √2 एक अपरिमेय संख्या, तो इस तरह के सवाल भी नहीं पूछे जाएंगे क्योंकि ये चैप्टर हट चुका है। और अगर देखा जाए तो और किस तरह के सवाल इसमें आएंगे वो भी अपन लोग यहाँ जान लेंगे। इस चैप्टर में से ये इस तरह के सवाल ही आते थे, मतलब √5 √3 या √2 को एक अपरिमेय संख्या है सिद्ध करिए, इस तरह के क्वेश्चन महत्वपूर्ण रहते थे। लेकिन ये चैप्टर हट चुका है तो इस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। साथ में अपरिमेय संख्याओं को संख्या रेखा पर दर्शाने के वाले सवाल भी नहीं आएंगे। और ये प्रश्नावली जो है इसकी 1.3 प्रश्नावली, इसमें से जो सवाल दिए गए ये भी सब वही सवाल हैं अपरिमेय संख्याओं से संबंधित। तो ये वाला हिस्सा भी पेपर में नहीं पूछा जाएगा 2022 के हाई स्कूल एग्जाम मैथ में।
अब यहाँ पे अपन लोग चलते हैं वापस और देखते हैं फिर अभी दूसरी वाली बात जो चैप्टर आता है अपना, जिसमें अपन लोग देख रहे हैं कि ये 1.5 है, परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण। अब ये जो परिमेय संख्याएं और उनके दशमलव प्रसारों का जो पुनर्भ्रमण है, उसमें कौन कौन सी चीज़ पेपर में नहीं आएगी, तो वो अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ इस वाले में अपन लोग देखते हैं तो यहाँ पे क्या क्या आता है वो अपन जान लेते हैं। तो ये परिमेय संख्याओं और उनके दशमलव प्रसारों का पुनर्भ्रमण है। इसमें इस तरह के जो क्वेश्चन आते थे, ओडी टाइप के क्वेश्चन बनते थे कि ये परिमेय संख्याओं को, ये दशमलव वाली संख्याओं को परिमेय संख्याओं में ये शांत हैं कि अशांत हैं, ये पता करने के लिए अपन लोग ये क्वेश्चन आते थे। जैसे ये क्वेश्चन इस तरह के लिखे हुए हैं, इसको अपन को परिमेय संख्याओं में बदलना है और उनको चेक करना है कि वो शांत हैं कि अशांत हैं, परिमेय संख्याएं बिना विभाजन के। तो इस तरह के क्वेश्चन इसमें अब नहीं पूछे जाएंगे। और भी अपन देख सकते हैं यहाँ पर बात आती है इस तरह से। तो इस तरह के जो क्वेश्चन लिखे गए हैं इस तरह से, ये पॉइंट में बदलने वाले सवाल है, ये नहीं पूछे जाएंगे। और ये इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया द्वारा किए गए परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत है, तो इस तरह का क्वेश्चन पेपर में आता था। अब ये क्वेश्चन नहीं आएगा यहाँ पे। और ये इसके बाद ये क्वेश्चन है कि इन संख्याओं के अभाज्य गुणनखंड हैं कि नहीं, तो पता करना है कौन सी शांत है और कौन सी अशांत है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये 1.5 में से हटा दिए गए, तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। अब यहाँ पे बात आती है कि जब अगली बात देखते हैं अपन लोग वैसे सूची में, तो अगला वाला जो हिस्सा है उसमें अपन लोग देख पा रहे हैं यहाँ पर अगली चीज़ जो हटाई गई है इस वर्ष, वो है बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम। तो बहुपदों के लिए जो विभाजन एल्गोरिथम है उसमें क्या चीज़ नहीं आएगी पेपर में, तो वो अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर। उसमें देख पा रहे हैं अपन लोग ये इसमें क्या चीज़ हटाई गई है और उसमें से क्या नहीं आएगा। तो ये जो बहुपदों के लिए विभाजन एल्गोरिथम है, यानी विभाजन वाले सवाल, यानी भाग वाले जो सवाल है, वो इस बार प्रश्न पत्र में नहीं आएंगे। 2022 के प्रश्न पत्र में इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, भाग देने वाले सवाल, जिसमें अपन को भाग देना होता है, शेषफल निकालना होता है विभाजन प्रक्रिया द्वारा। तो इस तरह के जो क्वेश्चन है, विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके निम्न पीएक्स क्यूएक्स में भाग देने पर भागफल शेषफल पता करिए। तो इस तरह के क्वेश्चन इस बार पेपर में नहीं आएंगे। ये क्वेश्चन इस तरह से ये गुणांक पता करने वाले और ये पता करने वाले के संतुष्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी सभी शून्यक हैं, इसके 2 शून्यक ये दिए गए हैं इस तरह के। और ये भागफल और शेषफल वाली प्रक्रिया वाले सवाल जो हैं ये पेपर में नहीं आएंगे। तो इस बार ये हटाया गया है 2.4 चैप्टर, तो उसमें ये हिस्सा नहीं आएगा। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग। और इसमें फिर से अपन लोग वो बात देखते हैं कि ये सूची में, वैसे सूची में ये अब जो आता है वो आता है 3.3, तीसरे चैप्टर में 3.3 आता है रैखिक समीकरण युग्म का ग्राफी विधि से हल। तो जो रैखिक समीकरण को हल करने की 3 विधियां होती हैं और एक 4 विधियां होती हैं, कह सकते हैं। एक तो होती है अपनी जिसे अपन लोग कहते हैं प्रतिष्ठापन विधि, दूसरी विलोपन विधि होती है, एक वज्रगुणन विधि होती है और एक होती है ग्राफी विधि। तो ग्राफी विधि वाला जो सवाल है वो ग्राफ वाली विधि से सवाल नहीं आएंगे। जैसे अपन लोग इसमें देख सकते हैं कि ये ग्राफ विधि वाले जो सवाल हैं वो इसमें नहीं आएंगे। तो कौन सा हिस्सा इसमें नहीं पूछा जाएगा, किस तरह के सवाल नहीं आएंगे, वो भी अपन लोग देख लेते हैं। चलिए, क्योंकि ग्राफ बना के सवालों को हल किया जाता है। और ये यहाँ पे ये मतलब नहीं है कि इस वाले हिस्से में अगर ये टेबल आ रही है तो इस टेबल से कनेक्टेड सवाल नहीं आएंगे। तो इस भ्रम में आप मत रहना, इस टेबल से कनेक्टेड एक सवाल पेपर में जरूर, एक ऑब्जेक्ट टाइप जरूर इस टेबल में से आता है। तो इस टेबल को तो आपको निश्चित रूप से करना है, ये टेबल बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें से एक क्वेश्चन पेपर में ज़रूर ही आता है। आगे बढ़ते हैं और देख सकते हैं अपने इस तरह ग्राफी वाले सवाल रहते हैं। ग्राफ द्वारा जांच कीजिए कि समीकरण जो युग्म दिया गया है, रेखीय युग्म दिए गए हैं, तो समीकरण इनका अपन को हल करना है ग्राफी विधि से। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे, यानी कि अब अपने पास विलोपन विधि और प्रतिस्थापन विधि और वज्रगुणन विधि, इनके ही सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस प्रश्नावली में ये इसी से कनेक्टेड सवाल हैं और ये नहीं पूछे जाएंगे ग्राफी विधि से। अब इसका मतलब ये नहीं है ग्राफी विधि से सवाल ही नहीं आएंगे। तो ये बहुत सारी बातें इसमें रहती हैं, पूछे जाते हैं कि कौन से क्वेश्चन संगत, कौन से समीकरण संगत हैं असंगत हैं। तो ये बात तो आएगी, क्योंकि ग्राफी वाला हिस्सा केवल जो है चित्र बनाकर सवाल को हल करने वाला,
वो हिस्सा नहीं आएगा। बाकी सभी चीज़ में संगत असंगत पूछते हैं तो ये कंडीशन पेपर में पूछी जा सकती है। साथ में अपन जानते हैं कि कब ये रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं, कब रेखाएं समांतर होती हैं, कब समपाती होती हैं ना, कब एक अद्वितीय हल होता है, कब कोई हल नहीं होता है निकाय का, कब निकाय के अनंत अनेक हल होते हैं। तो ये कंडीशन तो पेपर में पूछी जाएंगी और ये महत्वपूर्ण है, इनमें से एक क्वेश्चन पेपर में जरूर पूछा जाता रहता है। और इसमें अपन लोग आगे देखते हैं इस तरह के क्वेश्चन जो लिखे हुए समांतर रेखाएं प्रतिच्छेद करती हैं तो ज्योमेट्री में तो ये पूछ रहे हैं, तो चित्र बनाकर नहीं दर्शाना है, ऐसे ही वो पूछे जा सकते हैं। तो ग्राफ वाला हिस्सा इसमें नहीं आएगा, ये अपन लोग यहाँ जान लेते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं आगे 3 पॉइंट में 3.3 नहीं आएगा। इसके बाद ये अगला वाला जो हिस्सा है 3.5 दो चरों के रैखिक समीकरणों के योग में बदल ले जा सकने वाले समीकरण। तो इसका क्या मतलब होता है, दो चरों के रैखिक समीकरण के योग में बदले जाने वाले समीकरण। तो ऐसे मतलब ऐसे समीकरण रहते हैं जिनको कुछ मानकर उनको रैखिक समीकरणों की डिजाइन में बदला जाता है, जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है उनमें बदला जाता है कुछ परिवर्तन करके। तो वो ऐसे सवाल यहाँ पर नहीं आएंगे। तो अपन देखते हैं किस तरह के सवाल नहीं आएंगे, उनको अपन लोग जान लेते हैं। तो बच्चों का ये जो भ्रम रहता है कि किस तरह के सवाल पूछे जाएंगे किस तरह के नहीं पूछे जाएंगे, वो सब यहाँ पे दिख जाएगा। दो चरों के रैखिक समीकरणों के योग में बदले जा सकने वाले समीकरण अब किस तरह के होते हैं वो सवाल, चलिए वो देख लेते हैं अपन लोग। तो ये सवाल देखो लिखा हुआ है यहाँ पर कि समीकरणों के निम्न योगों को हल कीजिए। तो अपन देख पा रहे हैं कि ये जो समीकरण है इनका पार्टिकुलर जो स्टैंडर्ड फॉर्म है रैखिक समीकरणों का वो ये नहीं है, मतलब इसमें थोड़ा सा मेहनत करके अपन रैखिक समीकरणों में बदला जाएगा। इसका मतलब ये परिवर्तन बदल सकने वाले समीकरण हैं जिनको रैखिक समीकरण में बदलने के बाद ये सॉल्व होंगे। तो ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे ये एग्जाम्पल एक लिखा हुआ है यहाँ पर, तो इस तरह के समीकरण तो इनको भी अपन जान सकते हैं कि इनको कुछ मानकर फिर रैखिक समीकरणों का जो मानक रूप है उसमें बदला जाएगा। तो इस तरह के प्रश्न पेपर में नहीं आएंगे। और देखते हैं अपन लोग जिस तरह से सवाल पेपर में नहीं आएंगे। तो बहुत सारे सवाल ऐसे रहते हैं जिनको जो अपन सॉल्व करते हैं और सॉल्व करने के बाद या वो न्यूमेरिकल सवाल होते हैं, जैसे अपन लोग इबारती सवाल कहते हैं। तो वो सवाल जब रहते हैं यहाँ पर तो उन सवालों में लैंग्वेज रहती है, लैंग्वेज वाले सवालों को भी जब बदला जाता है तो वो भी इस तरह के एक अमानक रूप में आते हैं, मतलब रैखिक समीकरणों के, फिर अपन उनको मानक रूप में उनको बदलते हैं कुछ मानकर। तो इस तरह के सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरह से ये लिखा हुआ है देखिए 3.6 प्रश्नावली जो है उसमें लिखा हुआ है कि युग में बदल सकने वाले हल वाले समीकरण ये वाले। तो इन सवालों को पहले अपन लोग मानक रूप में बदलने के लिए कुछ इनको मानना पड़ेगा अपन को, मतलब इनको मानक रूप में बदलना पड़ेगा। पहले से नहीं है ये, लेकिन बदलना पड़ेगा। तो इस तरह के परिवर्तन वाले या बदलने वाले सवाल पेपर में नहीं आएंगे, यानी कि डायरेक्ट जो रैखिक समीकरण हैं वही पेपर में आएंगे। और इनमें से अब ये भी अपन जो जान चुके हैं कि इनको हल करने की जो विधि है वो आलेख वाली विधि नहीं आएगी पेपर में। अब अपने पास 3 विधियां केवल आएंगी, यानी कि वज्र गुणन आएगी, प्रतिस्थापन आएगी और विलोपन विधि के सवाल पेपर में पूछे जाएंगे। तो इस तरह के ये सवाल लिखे हुए हैं डिज़ाइन में, आप देख सकते हैं कि इनको सबको बदलना पड़ेगा पहले रैखिक समीकरणों में और इसके बाद ही ये सॉल्व हो पाएंगे। तो ये सभी जो है बदलने वाले समीकरण हैं, तो इस तरह के सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अपन लोग अगली जो बात आती है यहाँ पर। तो यहाँ पे अब ये 4 जो अध्याय है द्विघात समीकरण, इसमें से कौन सा पार्ट नहीं आएगा, इसमें से ये द्विघात समीकरण का पूर्ण वर्ग बनाकर हल। तो अपन जानते हैं कि द्विघात समीकरण को हल करने की जो विधियां हैं वो एक तो विधि गुणनखंड विधि है, दूसरी अपन जानते हैं सूत्र विधि है और तीसरी विधि अपनी है पूर्ण वर्ग बनाकर हल। तो जो पूर्ण वर्ग बनाकर हल करने वाला जो तरीका है वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, तो उसमें के सवाल नहीं आएंगे। अब सवाल तो अपन जानते हैं कि एक सवाल सभी विधियों से हल किया सकता है, लेकिन इस विधि का लिखा हुआ पार्टिकुलर नहीं आएगा कि इस द्विघात समीकरण को पूर्ण वर्ग बनाकर हल कीजिए, ऐसा पेपर में लिखा हुआ नहीं आएगा। जैसे अपन देख सकते हैं कौन से नहीं आएंगे सवाल, वो भी अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर, जिससे अपन को ये पता चल जाएगा किस तरह के डिजाइन के सवाल नहीं आएंगे, वो अपन लोग जान लेते हैं। तो इस तरह के सवाल ये पूर्ण वर्ग बनाकर सवाल वाले इस तरह के सवाल पूछा जाता है। जैसे लिखा हुआ है सवाल में आपको बता देता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है यहाँ पर, क्वेश्चन में लिखा रहता है तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है और अपन लोग यहाँ देख लेते हैं। देखो ये लिखा हुआ है इस तरह से कि पूर्ण वर्ग बनाने की विधि से हल कीजिए। तो ये उस क्वेश्चन में लिखा हुआ नहीं आएगा, यानी कि इसमें इस तरह का अपन को इस तरह के क्वेश्चन इस विधि से क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना है।
इस वर्ष, जिससे अपना जो है कम समय लगेगा और अपन को केवल 3 विधियाँ पढ़ना है, या 3 विधियों में से 2 विधियाँ पढ़ना है। एक तो पढ़ना है अपन को कौन सी जो गुणनखंड विधि है वो पढ़नी है वर्ग समीकरणों को हल करने की, और एक अपन को पढ़नी है सूत्र विधि। तो ये 2 विधियाँ पढ़नी है, 2 विधियों पर अपन लोग अपना दिमाग कंसंट्रेट करेंगे बच्चे। पूर्ण वर्ग बनाने वाली विधि को अपन लोग इस वर्ष पेपर में नहीं आएगी, तो इससे अपन लोग इसका अध्ययन ना करें, क्योंकि इसमें समय जाएगा। इससे अच्छा अपन लोग उन 2 विधियों पर कंसंट्रेट करें और उनके सवालों को प्रैक्टिस में लाएं। फिर आगे बात आती है यहाँ पर अगली वाले जो इसके बाद जो आता है हिस्सा, जिसे अपन लोग कह रहे हैं ये समांतर श्रेणी वाला जो हिस्सा है 5.4। और जो 5.4 है उसमें एपी के प्रथम n पदों, तो यहाँ मतलब ये नहीं है कि n पदों का योगफल आएगा तभी अपन लोग उस सवाल को छोड़ेंगे, उस तरह के सवालों को नहीं करेंगे। तो n पदों का योगफल का मतलब ये है कि यहाँ पे पदों के योगफल वाला जो भी सवाल होगा जिसमें पदों के योगफल की बात पूछी जाएगी, वो यहाँ पे इस चैप्टर में से अभी हटा दिया गया है। इस वर्ष 2022 के एग्जाम में नहीं आएगा, ना 6 मई में आएगा, ना 12 मई के एग्जाम में आएगा। तो इसके लिए अपन लोग देख लेते हैं इसमें क्या है। तो यहाँ पे अपन जान सकते हैं यहाँ पर कि इस वाले हिस्से में क्या आएगा। तो यहाँ कन्फ्यूजन बच्चों का, बहुत सारा बच्चों का रहता है कन्फ्यूजन कि यार क्या आएगा और क्या नहीं आएगा इसमें से। तो इसको अपन लोग थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ n पदों के योगफल से मतलब ये है कि पदों के योगफल वाला जो सवाल होगा वो पेपर में नहीं पूछा जाएगा, जिसमें योगफल की कंडीशन होगी, मतलब इस सूत्र से होने वाले जो सवाल होंगे, योगफल वाली कंडीशन से होने वाले सवाल होंगे, इस सूत्र से होने वाले सवाल होंगे, वो सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि nवा पद निकालने वाले सवाल आएंगे, इसमें कहने का मतलब ये हुआ, और n पदों के योगफल वाले सवाल नहीं आएंगे। n पदों के योगफल का मतलब ये, पदों के योगफल वाले जो भी सवाल होंगे कनेक्टेड, उसमें जब भी क्वेश्चन में इस तरह की बात आएगी योगफल वाली, तो वो क्वेश्चन वहीं पूछे जाएंगे। जैसे डायरेक्टली अपन लोग इस सवाल को देख सकते हैं, ऐसे लिखा है कि एपी के प्रथम 14 पदों का योग, तो योग आ गया आप, तो योग वाले इस तरह के सवाल नहीं आएंगे। और देख लेते हैं, इसमें लिखा हुआ देखो योग ज्ञात कीजिए, तो इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आएंगे। सवालों में जब भी योग की बात यहाँ पे आती है, चाहे वो इबारती सवाल हो, चाहे वो सिंपल सवाल हो, वहाँ पे लिखा रहेगा, तो इस तरह की वो बात नहीं आएगा। इसमें देखो लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी के योग ज्ञात कीजिए, तो ये योग वाली जो कंडीशन है, जितनी भी योग वाली कंडीशन वाले सवाल होंगे वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। यानी कि एक बात यहाँ पे क्लियर हो गई है कि केवल nवा पद निकालने वाले सवाल से संबंधित, nवा पद निकालने वाली बात से संबंधित सवाल ही पेपर में पूछे जाएंगे, और योगफल निकालने वाले सवाल पेपर में नहीं आएंगे। यहाँ पे अपन को एक फ़ायदा यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि कम चीज़ हो जाएगी, अपन ज़्यादा से उसे अच्छे से अध्ययन कर पाएंगे। तो जो भी योगफल वाले सवाल हैं उन्हें इस वर्ष नहीं पूछा जाएगा 12 मई के एग्ज़ाम में, और 6 मई के एग्ज़ाम में भी नहीं पूछा जाएगा। तो इस तरह से अपन लोग ये इसमें समझ गए। अगली बात अपन लोग जानते हैं, अगली बात क्या है इसमें। तो यहाँ n पदों के योगफल का मतलब आप समझ गए होंगे कि समांतर श्रेणी में प्रथम n पदों के योगफल वाले सवाल किस तरह के नहीं आएंगे। यानी जब भी पदों के योगफल वाली बात आएगी तो वो सवाल पेपर में नहीं आएगा, यानी कि nवा पद निकालने वाले सवाल आएंगे, ना कि n पदों के योगफल निकालने वाले सवाल। यानी पद निकालने वाले सवाल आ सकते हैं, लेकिन पदों का योगफल निकालने वाले सवाल नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अब आगे देखते हैं अपन लोग। और ये त्रिभुज वाला जो चैप्टर है 6वां, उसमें क्या नहीं आएगा, तो त्रिभुज की समरूपता के कसौटियाँ। तो इस वाले चैप्टर में लिखा है त्रिभुज की समरूपता के लिए कसौटियाँ, इसमें क्या नहीं आएगा वो देख लेते हैं अपन लोग। तो इस वाले हिस्से में जो कसौटियाँ हैं, मतलब त्रिभुज के लिए समरूपता में कौन कौन सी शर्तें होती हैं जिसकी वजह से तो त्रिभुज समरूप हो सकते हैं, तो वो वाली बातें यहाँ पेपर में नहीं पूछी जाएंगी। देखते हैं यहाँ पे अपन लोग खुल रहा है ये, और यहाँ अपन लोग जान सकते हैं कि त्रिभुज की समरूपता वाली कसौटी, जो भी कसौटियाँ होती हैं समरूपता होने के लिए, दो त्रिभुजों की समरूप होने के लिए कौन कौन सी शर्तें रहती हैं, वो उससे कनेक्टेड सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो जो भी समरूपता वाली बात होगी वो सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरह की चैप्टर जो दिया गया है इसमें से सवाल नहीं पूछे जाएंगे। ये सभी समरूपता से संबंधित सवाल हैं। ये 6.3 जो है इसमें से जो क्वेश्चन दिए गए हैं ये सभी समरूपता वाले सवाल हैं चेक करने वाले। तो ये जितनी भी समरूपता वाली कसौटियाँ रहती हैं उनसे संबंधित सवाल हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। तो एक बार यहाँ क्लियर हो गई कि इस तरह के सवाल पेपर में नहीं आएंगे। समरूपता से संबंधित सवाल, त्रिभुजों में समरूपता की जो कसौटियों से संबंधित सवाल हैं वो नहीं आएंगे। अब बात अगली आती है और उसमें देखते हैं अपन क्या आएगा। देखो समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल, तो यह समरूप त्रिभुजों का क्षेत्रफल है उसमें 6.5 जो चैप्टर के अंदर जो हिस्सा है उसमें क्या नहीं आएगा अपन लोग वो देख लेते हैं।
तो यहाँ पे जो 6.5 है उसमें क्या नहीं आएगा वो अपन लोग यहाँ जान लेते हैं। तो त्रिभुजों की समरूपता, त्रिभुजों में जो समरूप त्रिभुज होते हैं उनकी जो कंडीशन रहती है, जैसे कि दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के बराबर होगा, तो ये पेपर में इस तरह की प्रमेय नहीं पूछी जाएगी। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। शॉर्टकट में ऑब्जेक्ट टाइप में कुछ बात आ सकती है, लेकिन पूरी तरह से ये प्रश्न, बड़े बड़े प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे। ऑब्जेक्ट टाइप में कहीं अगर ये शर्त आती है समरूप त्रिभुजों वाले क्षेत्रफल वाली, तो कोई क्वेश्चन ऐसा बनता है तो वो पूछ लिया जाएगा, लेकिन वास्तव में ये पूरी क्वेश्चन, बड़े क्वेश्चन इसमें से नहीं पूछे जाएंगे। ऐसे ही क्वेश्चन है इस तरह के, दो समरूप त्रिभुजों के भुजाएं 4:9 के अनुपात में त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो इस तरह का प्रश्न आ सकता है, मतलब ये महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो इस तरह का क्वेश्चन ऑब्जेक्ट टाइप में आ सकता है। बाकी ये बड़े वाले जो क्वेश्चन है वो नहीं आएंगे। अब अगली बात अपन लोग देखते हैं, अगली वाली जो बात है इसके बाद वाली, उसमें अगला जो हिस्सा है जिससे अपन लोग कह रहे हैं 9 नंबर का। तो यहाँ त्रिभुज के कुछ अनुप्रयोग। अब इसमें क्या है, 2 हिस्से हैं त्रिभुज के, त्रिकोणमिति के। एक तो 8वां चैप्टर है त्रिकोणमिति का परिचय, और एक है अपना त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग। तो त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में अपन जानते हैं कि वो वाले सवाल आते हैं जिनमें ऊंचाई दूरी वाले हिस्से रहते हैं, दूरी निकालना होती है, कभी छाया निकालनी होती है, किसी किनारे की ऊंचाई निकालनी होती है, अवनमन कोण बनते हैं, उन्नयन कोण बनते हैं। तो इस तरह के जो सवाल हैं वो इस वर्ष 2022 के एग्जाम में 6 मई में और 12 मई में नहीं पूछे जाएंगे। तो देख लेते हैं अपन लोग किस तरह के सवाल रहते हैं इसमें। ऊंचाई दूरी वाला जो चैप्टर है उसमें नहीं आएगा, तो उसमें अपन जानते हैं, सवाल अपने आप समझ जाते हैं, ऊंचाई दूरी वाले सवाल हैं, और ये एक तरह से जानते हैं अपन लोग के इबारती सवाल होते हैं। तो इस वाले चैप्टर में से त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग वाला जो चैप्टर है उसमें से ये सवाल नहीं पूछा जाएगा, मतलब ऊंचाई दूरी वाले जो सवाल रहते हैं वो बिल्कुल भी नहीं पूछे जाएंगे। चलिए अगली बात देखते हैं अपन लोग। इसमें 9 चैप्टर के बाद जो चैप्टर आता है उसको देख लेते हैं कौन सा आएगा। तो यहाँ पे ये जो रचनाओं वाला पार्ट है, 11 पार्ट है, उसमें से है किसी वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की जो रचना वाला जो हिस्सा है 11.3, इसको अपन लोग देख लेते हैं। 11.3 में क्या है, अपन लोग जानते हैं कि वृत्त पर रचना वाला जो हिस्सा है उसमें क्या नहीं आएगा, वो अपन लोग जान लेते हैं। चलिए इसके बाद ये वृत्त पर स्पर्श रेखाओं की रचना। तो वृत्त पर स्पर्श रेखाएं बनाने वाले जितने भी सवाल हैं वो पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। इसे ये लिखा हुआ है, वृत्त के बाह्य स्थित बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो ये रचना करने वाले सवाल हैं ये नहीं आएंगे, जबकि और वृत्त से संबंधित क्वेश्चन आएंगे। केवल स्पर्श रेखाओं की रचना करने वाले सवाल नहीं आएंगे। तो इस तरह का ये सवाल नहीं आएगा, जैसे लिखा हुआ है ये कि वृत्त के बाहर स्थित एक बिंदु से उस पर स्पर्श रेखाओं की रचना करना। तो इस रचना करने वाले सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जिस तरह से ये 11.2 जो प्रश्नावली है इसमें तो इसी तरह के क्वेश्चन है, सभी रचना करने वाले, तो इसमें से कोई भी क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और अपन लोग देखते हैं कि 9 चैप्टर के बाद कौन सा चैप्टर है इसमें से इस वर्ष पेपर में क्वेश्चन नहीं आएंगे। अभी आया है यहाँ पर 13.5, 13 जो चैप्टर 13 नंबर का चैप्टर, उसमें से 13.5 नंबर का जो हिस्सा है शंकु का छिन्नक, इसमें से पेपर में क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे। तो छिन्नक का मतलब एक तरह से ये होता है कि शंकु से कटा हुआ पार्ट्स के जो भी क्वेश्चन रहते हैं, शंकु से कटने वाले पार्ट्स यानी कि बाल्टी से संबंधित क्वेश्चन रहते हैं, जो बाल्टी टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं, बाल्टी जैसे डिजाइन उसमें रहती है क्वेश्चन में, चाहे वो इबारती सवाल हो, बाल्टी नुमा आकृति वाले जो सवाल रहते हैं वो पेपर में नहीं आएंगे। तो देखते हैं अपन लोग इसमें 13 में कौन से नहीं आते हैं वो देख लेते हैं अपन लोग, किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे। और डायरेक्ट भी अपन जानते हैं छिन्नक जो रहता है शंकु का छिन्नक, जिसे अपन लोग फ्रस्टम कहते हैं, उसके क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। तो इस तरह का अपन जानते हैं कि गिलास जो है एक शंकु से कटा हुआ हिस्सा है, क्योंकि इसके ये नोक वाला हिस्सा यहाँ पे कटा हुआ है। तो ये गिलास से संबंधित डिजाइन जो भी क्वेश्चन बनेंगे वो इस पेपर में नहीं आएंगे। तो छिन्नक का मतलब यहाँ पे ये होता है उससे कटा हुआ हिस्सा। ये सभी देखो अपन लोग ये देख सकते हैं यहाँ पे कि शंकु रहता है, और शंकु के पार्ट्स, जब शंकु का हिस्सा जो नोक वाला हिस्सा काट दिया जाता है तो जो भी हिस्सा बनता है वो डिज़ाइन जो रहती है उस तरह को अपन शंकु का छिन्नक कहते हैं, फ्रस्टम ऑफ कोण कहते हैं। तो यहाँ इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। जैसे अपन लोग एक आध क्वेश्चन इसमें देख लेते हैं इस तरह के। तो ये शंकु के छिन्नक वाले जो है देखो आयतन है, शंकु का आयतन वाले क्वेश्चन है, शंकु का वक्री पृष्ठीय है छिन्नक का, और छिन्नक का संपूर्ण पृष्ठ। तो इससे संबंधित क्वेश्चन आपको पेपर में इस वर्ष नहीं मिलेंगे 2022 के एग्जाम में। अब यहाँ पे अपन लोग आते हैं कि इस तरह देखो क्वेश्चन लिखा हुआ है, ये कढ़ाई बनी हुई। तो कढ़ाई देखो अपन शंकु का एक कटा हुआ हिस्सा है, शंकु में से काटा गया है ये वाला। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नज़र नहीं आएंगे। ये बाल्टी से संबंधित कोई चित्र रहेगा तो इस तरह क्वेश्चन भी पेपर में नहीं आएंगे, क्योंकि ये बाल्टी भी शंकु का एक कटा हुआ
हिस्सा है, उसका पार्ट है। ये भी देखो अपन लोग देख सकते हैं सवाल, इसमें भी ये शंकु का एक पार्ट ऊपर से काटा गया, तो ये शंकु का एक छिन्नक है, कटा हुआ हिस्सा है उसका। तो इस तरह के क्वेश्चन पेपर में नहीं आएंगे। आप समझ गए होंगे कि छिन्नक में से किस तरह के क्वेश्चन नहीं आएंगे, मतलब जो कह सकते हैं अपन लोग जो शंकु से बने हुए पार्ट्स होते हैं, शंकु का जो ऊपर वाला हिस्सा काटा जाता है, उसके बाद जो भी डिज़ाइन बनती है उस तरह डिज़ाइन वाले जो भी आपको लैंग्वेज वाले सवाल दिखेंगे वो पेपर में नहीं आएंगे उससे शंकु के छिन्नक से संबंधित। अब यहाँ पे बात अगली आती है कि अब यहाँ पे जो बात आती है वो ये है कि अगला वाला जो चैप्टर है उसमें क्या नहीं आएगा, वो अपन लोग देख लेते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे अगला वाला जो चैप्टर है जिसमें छिन्नक के बाद का, वो है लास्ट में ये 14.5 यानी संचयी बारंबारता बंटन का आलेखी निरूपण। तो ये क्या होता है, ये क्या चीज़ है, इसको अपन लोग जान लेते हैं। इसमें क्या है, इस वाली चीज़ में ये लिखा हुआ है साफ साफ हम देख सकते हैं कि 14.5 है, उसमें संचयी बारंबारता बंटन का आलेख। तो आलेख का मतलब यहाँ संचयी बारंबारता का मतलब ये नहीं संचयी बारंबारता वाले सवाल नहीं आएंगे, तो संचयी बारंबारता अपन लोग जानते हैं कि माध्यिका निकालने में यानी कि माध्यक निकालने में किया जाता है, तो वो तो आएंगे। लेकिन यहाँ आलेख वाला पार्ट है उसका डिज़ाइन नहीं आएगा, उसका चित्र बनाने के लिए नहीं आएगा। जैसे इस तरह के चित्र बनते हैं संचयी बारंबारता वाले, और क्वेश्चन कैसा रहता है वो भी अपन लोग देख लेते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन आते हैं, किसी मोहल्ले के एक शॉपिंग कॉम्प्लेक्स की 30 दुकानों द्वारा अर्जित किए गए वार्षिक लाभों से बारंबारता बंडल प्राप्त कीजिए। तो ये इस तरह के क्वेश्चन बनाना है। इसे तोरण भी कहा जाता है और संचयी बारंबारता वक्र भी कहा जाता है। तो माध्यक निकालने के लिए इनका यूज़ करते हैं। तो निश्चित है कि इस तरह के सवाल पेपर में, चित्र बनाने वाले सवाल पेपर में नहीं आएंगे। इस तरह से चित्र बनाने वाले जो सवाल हैं, तोरण जिसे कहते हैं, संचयी बारंबारता वक्र कहते हैं, तो ऐसे सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। लिखा हुआ है यहाँ पे बंटन बदलिए और उसका तोरण गे खींचिए, यह शब्द इसका तोरण भी कहते हैं इसको, और संचयी बारंबारता वक्र भी कहते हैं। तो इस तरह के पेपर में सवाल नहीं आएंगे, चित्र बनाने वाले, संचयी बारंबारता वक्र बनाने वाले सवाल पेपर में नहीं पूछे जाएंगे। अब यहाँ पे अपन लोग जानते हैं कि अब कौन से चैप्टर में से क्या आएगा वो अपन लोग जान लेते हैं, और कितने नंबर का आएगा ये भी अपन लोग समझ लेते हैं। यहाँ पर कौन से चैप्टर में से कितने नंबर का आएगा वो भी अपन लोग यहाँ जान लेते हैं। चलिए अब यहाँ पे बात आती है कि सबसे पहले जो चैप्टर है अपना माध्यमिक शिक्षा मंडल भोपाल द्वारा जो बताया गया है ब्लूप्रिंट के, और पहली बात ये है कि पहली बात इसमें कि 40% के ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जो बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि अगर 40% क्वेश्चन वो बच्चे अच्छे से कर लेते हैं तो उनको उत्तीर्ण होने के लिए, पास होने के लिए थोड़ी और 1-2 क्वेश्चन ही करने पड़ेंगे और वो आसानी से पास हो सकते हैं। गणित के पेपर की बात कर रहा हूँ मैं। तो यह पहला वाला चैप्टर है वास्तविक संख्या है। तो वास्तविक संख्याओं में 5 नंबर, इस वाले चैप्टर से 5 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। और 5 नंबर में क्या आएगा, तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न एक 3 नंबर का, एक क्वेश्चन 3 नंबर का आएगा और एक क्वेश्चन 2 नंबर का आएगा। तो इस तरह से अपन देख सकते हैं यहाँ पे कि जो 2 नंबर के जो क्वेश्चन 2 अंक वाले क्वेश्चन है वो कितने आएंगे, 1 आएगा, और 1 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे 3। तो इसका मतलब क्या हुआ, यहाँ से कुल 4 क्वेश्चन यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे बात ये आती है कि वास्तविक संख्याओं वाले चैप्टर में से कुछ 5 अंक के क्वेश्चन आने हैं, तो 3 अंक आ जाएगा, 1-2 अंक आ जाएगा। तो कहने का मतलब ये होगा, तो 1 अंक के 3 क्वेश्चन आ जाएंगे, तो कितने हो गए, 3 क्वेश्चन हो गए, मतलब ऑब्जेक्ट टाइप 3 आएंगे। वास्तविक संख्याओं में से जो ऑब्जेक्ट वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे वो 3 आएंगे और 2 अंक का 1 क्वेश्चन आएगा। इसका मतलब वो 5 नंबर का इस वाले अध्याय में से आएगा, अध्याय 1 में से। फिर अध्याय 2 की बात करते हैं। अध्याय 2 यानी बहुपद वाले पार्ट में से बात करते हैं, तो यहाँ पे भी 5 नंबर का ही आना है इसमें से। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न के 3 आएंगे और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा, यानी कि 5 नंबर का इसमें से आना है। अध्याय 3 2 चरों वाले देखिए समीकरण वाला जो पार्ट है उसमें से 6 अंक का आना है, 6 अंक आवंटित किए गए हैं। तो 6 अंक इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो है वो 2 अंक के आएंगे और एक 4 अंक का प्रश्न आएगा। कुल मिला के 6 अंक का यहाँ पे आएगा। अब यहाँ पे अपन देखते हैं कि जो चौथा वाला चैप्टर है द्विघात समीकरण, इसमें से 5 अंक का आएगा और एक अंक वाले क्वेश्चन 2 आएंगे। और यहाँ पे जो देख सकते हैं अपन लोग, और एक 3 अंक का एक क्वेश्चन आएगा, मतलब कुल 5 अंक के यहाँ पर क्वेश्चन आएंगे। फिर समांतर श्रेणी वाला चैप्टर आता है, इसमें 7 अंक आवंटित किए गए हैं इसके लिए, और 2 क्वेश्चन इसमें वस्तुनिष्ठ आएंगे, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और 2 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा और 3 नंबर का 1 क्वेश्चन आएगा। इस तरह से ये 7 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। फिर त्रिभुज वाला जो चैप्टर जैसे अध्याय 6 है उसमें 7 नंबर आवंटित किए गए हैं, तो ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसके 2 आएंगे और एक 2 अंक का क्वेश्चन आएगा और एक 3 अंक का क्वेश्चन इसमें आएगा। अब यहाँ पे बात आती है कि 7वां जो प्रश्न है जैसे निर्देशांक ज्योमेट्री वाला चैप्टर है उसमें से 6 अंक आवंटित किए गए हैं, तो 2 अंक इसमें से ऑब्जेक्ट टाइप वाले आएंगे, मतलब वस्तुनिष्ठ प्रश्न 2 नंबर के आएंगे और 2 अंक के 2 क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह से ये 6 नंबर का आएगा इस वाले चैप्टर में से।
अध्याय 8 में त्रिकोणमिति वाला जो हिस्सा है, त्रिकोणमिति का जो परिचय है, उसमें से अपन लोग देख सकते हैं कि एक त्रिकोणमिति का हिस्सा तो पूरी तरह से हट गया है 2022 के एग्जाम के लिए। तो अध्याय 8 में से त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें से 8 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा और 6 नंबर के इसमें ऑब्जेक्ट टाइप आएंगे। कहने का मतलब ये है कि इसमें से सही जोड़ियाँ आएंगी। ये निश्चित बात है कि त्रिकोणमिति का जो परिचय है उसमें से सही जोड़ी वाला हिस्सा आता है, तो इसको आप कंफर्म नहीं कर लें तो 6 नंबर तो आपके पक ही जाएंगे इसमें। और ये सब आएंगे वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और एक आएगा 2 अंक का क्वेश्चन, यानी कुल मिला के 8 अंक के क्वेश्चन आएंगे। अध्याय 10 है जो व्रत वाला हिस्सा है, उसमें से 5 नंबर का पूछा जाना है, और तो 2 तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और एक 3 नंबर का प्रश्न आएगा। कुल मिला के 5 नंबर के प्रश्न आएंगे। फिर रचनाओं वाला जो पार्ट है 11 पार्ट है, अध्याय 11 उसमें 4 अंक के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 1 अंक का एक 4 नंबर का क्वेश्चन आएगा। कुल मिला के यहाँ पे कह सकते हैं अपन लोग एक केवल इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न नहीं आएंगे, और यहाँ पे अपन देख सकते हैं कि 4 अंक ही आवंटित किए गए और 4 अंक का एक क्वेश्चन ही आएगा इसमें से, रचनाओं वाले पार्ट में से। यहाँ पे 12 व्रतों से संबंधित 12 जो लिखा हुआ अध्याय 12 जो है व्रतों से संबंधित क्षेत्रफल, इस वाले पार्ट में से 4 नंबर का आवंटन किया गया है। तो 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 नंबर का प्रश्न आएगा, यानी कुल मिलाकर 4 नंबर का पूछा जाएगा इसमें से। फिर ये अध्याय 13 में से पृष्ठीय क्षेत्रफल है और आयतन वाला, इसमें से 6 नंबर का आएगा। तो इसमें से 2 वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे और एक 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, यानी कि 6 नंबर का कुल इसमें आएगा। फिर सांख्यिकी वाला जो पार्ट है उसमें से 6 नंबर आवंटित किए गए हैं। तो 2 नंबर का तो इसमें वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे 2 और एक 4 नंबर का आएंगे। 6 नंबर यहाँ से 6 नंबर का कुल पूछा जाएगा सांख्यिकी में से। फिर प्रायिकता वाला जो पार्ट है, प्रायिकता वाले पार्ट में से 6 नंबर का पूछा जाना है और 2 इसमें से वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे और 2 यहाँ पे 2 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। इस तरह से 6 नंबर का प्रायिकता में से पूछा जाएगा। तो कुल मिला के अपन देख सकते हैं 80 नंबर का पेपर होना है, 20 नंबर का प्रोजेक्ट होना है और 32 नंबर के यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। 32 नंबर यानी अगर बात करें अपन लोग 100 का पेपर मानते हैं तो 40% जो क्वेश्चन है वो वस्तुनिष्ठ आएंगे। और इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्न अगर बच्चे अच्छी तरह से कर लेते हैं तो उनको बहुत सारी सहूलियत रहेगी, बच्चों को पास होने के लिए बहुत आसानी रहेगी। तो इस तरह से वस्तुनिष्ठ प्रश्नों पर बच्चे ज़्यादा ध्यान दें और कोई भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न गलत नहीं होना चाहिए। उसके लिए मैंने कई वीडियो भी बनाई हैं, अभी 2 वीडियो बनाई हैं, और भी मैं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के लिए पूरे मैथ में से कहाँ से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनाए जा सकते हैं, कौन कौन से बन सकते हैं, वो सभी की वीडियो में बना के डालूंगा, जिससे बच्चों को पढ़ने में आसानी होगी और पूरी अवधारणाओं के साथ उन्हें समझाऊंगा, जिससे उस तरह का क्वेश्चन अगर दूसरा भी आपको पेपर में मिलता है तो वो भी आप आसानी से उसका सही विकल्प चुन सकें, उसका सही आंसर लिख सकें। तो यहाँ 40% नंबर, यानी कि अगर 80 का पेपर होता है तो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और अगर 100 का पेपर होता है तो 40 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, जो पास होने के लिए बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। अब यहाँ पे बात आती है कि निर्माण कार्य किस तरह से होगा पेपर में। तो यहाँ प्रश्न क्रमांक 1 से 5 तक जो है 32 वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे और सही विकल्प 6 अंक, और रिक्त इसमें लिखा हुआ है किस तरह से विभाजन किया गया। 32 अंक के जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे उनमें जो सही विकल्प वाले होंगे, मतलब 4 उत्तर वाले जो प्रश्न होंगे वो 6 अंक के होंगे, और जो खाली स्थान होंगे वो 7 अंक के होंगे, और जोड़ी वाले जो क्वेश्चन होंगे वो 6 अंक के होंगे, और एक वाक्य में जो उत्तर लिखते हैं वो 7 अंक के होंगे, और सत्य वाले क्वेश्चन 6 अंक के होंगे। तो यहाँ विभाजन भी किया गया है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होंगे उनमें से किस किस टाइप के, अपन जानते हैं इनके टाइप होते हैं। तो विकल्प 6 नंबर के आएंगे विकल्प वाले प्रश्न, 7 नंबर के रिक्त खाली स्थान आएंगे, 6 नंबर के सही जोड़ियाँ आएंगी, और एक वाक्य में उत्तर देने वाले 7 अंक के आएंगे, और जो सत्य वाले प्रश्न रहते हैं वो 6 अंक के आएंगे। कुल मिला के 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछे जाएंगे, और जो पास होने के लिए एक बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं बच्चों के लिए, छात्रों के लिए। प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित यहाँ पे किया गया है। वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को छोड़कर सभी प्रश्नों में आंतरिक विकल्प का प्रावधान होगा। ये विकल्प समान इकाई पर इकाई पैसे तथा समान कठिनाई स्तर वाले होंगे। इन प्रश्नों की उत्तर सीमा ये रहेगी। अब और प्रश्न जो आएंगे इसके अलावा, वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के अलावा वो ये रहेंगे कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न 2 अंक वाले जो रहेंगे वो 30 शब्दों के अंदर अपन को इसका आंसर लिखना होगा। और मैथमेटिक्स हम लोग जानते हैं कि मैथमेटिक्स में शब्दों का ज़्यादा ध्यान रहता नहीं है, सवाल सॉल्व हो गया तो उसका आंसर हो जाता है, क्योंकि और भाषाओं में तो ये शब्दों का ध्यान रखना पड़ता है, लेकिन गणित में जब सवाल सॉल्व ही हो गया तो शब्द कहाँ से लाएंगे उसमें। तो ये 2 अंक का क्वेश्चन जो भी इस तरह से अपन करेंगे वो सॉल्व हो जाएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न 3 अंक के रहेंगे और ये 75 शब्दों में अपन को लिखने होंगे, और विश्लेषणात्मक जो शब्द हैं 4 अंक के होंगे वो 120 शब्दों में लिखने होंगे। तो गणित में ये महत्वपूर्ण बात ये रहती है कि गणित शब्द की बात अपन लोग जब करेंगे तो गणित में ये शब्दों का ध्यान कैसे अपन लोग रख पाएंगे गणित में। तो सवाल जब सॉल्व हो गया तो फिर शब्द और कहाँ से लाएंगे। तो यहाँ कहने का मतलब ये है कि जो भी सॉल्व करने में जो भी स्टेप्स उसमें क्लियर होते हैं, जिससे आसानी से सवालों को किया सकता है, उन स्टेप्स को आप पूरा लिखें और साफ लिखें। फिर ये 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न 40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न पर आधारित 20% विश्लेषणात्मक प्रश्न होंगे।
40% वस्तुनिष्ठ प्रश्न होंगे, जो बता दिया 32 नंबर के आएंगे अगर 80 का पेपर होता है तो, और 40% पाठ्य वस्तु से आधारित होंगे प्रश्न, और 20% विश्लेषणात्मक क्वेश्चन होंगे। तो 2021-22 के कम किए गए पाठ्यक्रम ये 6 माही के एग्जाम में भी नहीं आएगा और 12 माही के एग्जाम में भी नहीं आएगा। तो इस तरह से मैंने आपको बताया। और 20 नंबर का जो रेगुलर बच्चे हैं, जो कह सकते हैं नियमित बच्चे हैं स्कूल में, उन्हें 20 अंक का प्रोजेक्ट कार्य होता है, इसमें आगे 80 का पेपर और 20 नंबर का प्रोजेक्ट कार्य, यानी कि 100 नंबर का रहेगा। लेकिन जो प्राइवेट बच्चे होंगे, स्वाध्यायी छात्र होंगे, उनके लिए 100 नंबर का पेपर आएगा। तो उसके लिए 40% के टोटल वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे, और यहाँ जब 80 का पेपर होगा तो 32 नंबर के वस्तुनिष्ठ प्रश्न आएंगे। तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न इस तरह से इस बार बहुत महत्वपूर्ण है, ये आपके पास होने में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकते हैं। तो छात्रों, आपने देखा कि इस तरह से पूरा जो मैंने गणित के विषय में आपको बताया, गणित में किस तरह के क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से क्वेश्चन आएंगे, किस तरह के क्वेश्चन आएंगे और किस तरह के क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे इस वर्ष 2022 के एग्जाम में, MP बोर्ड में। और ये ना तो 6 माही के पेपर में आएंगे और ना ही 12 माही के पेपर में आएंगे। तो साथियों, यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप इसे अपने साथियों में ज़रूर शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद साथियों।